कभी कभी खतरा वहाँ नहीं होता जहाँ हम उसे ढूंढते हैं। वो छुपा होता है एक मुस्कुराते चेहरे के पीछे। एक ऐसा चेहरा जिस पर आप आसानी से भरोसा कर ले। 1966 में 3 मासूम बच्चों ने भी कुछ ऐसा ही किया और फिर वो कभी वापस नहीं आए। ना कोई स्ट्रगल के निशान, ना कोई चीख और ना कोई साफ सबूत, बस कुछ गवाह और एक अजनबी आदमी। क्या ये सिर्फ किडनैपिंग थी या इसके पीछे कोई बहुत ही खतरनाक दिमाग काम कर रहा था? तो आज मैं लेके आई हूँ ब्यूमट चाइल्ड डिसअपियरेंस केस। साल था 1966। ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड शहर। उस समय दुनिया वर्तमान जैसा नहीं था। लोग अपने बच्चों को अकेले बाहर भेज देते थे क्योंकि उन्हें लगता था सब सुरक्षित है। ब्यूमेट परिवार भी ऐसा ही एक सामान्य परिवार था। उस परिवार में 3 बच्चे। जेन सिर्फ 9 साल की लेकिन बहुत जिम्मेदार। आना 7 साल की, मासूम और प्लेफुल। और ग्रांट सिर्फ 4 साल का, घर का सबसे छोटा। तीनों के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, खासतौर पर जेन जो हमेशा अपने भाई बहनों का ध्यान रखती थी। जेन, अन्ना और ग्रांट ब्यूमट अपने पेरेंट्स जिम ब्यूमट और एक एक्स आर्मी और टैक्सी ड्राइवर थे और उनकी पत्नी नैन्सी ब्यूमट के साथ रहते थे। वो ग्लेनेल बीच से ज़्यादा दूर नहीं रहते थे, जो एक फेमस प्लेस थी जहां बच्चे अक्सर जाया करते थे। 25 जनवरी समर की सीज़न में जेम स्नो टाउन जाने से पहले बच्चों को ग्लेनिल बीच पर छोड़े थे। 26 जनवरी उस दिन ऑस्ट्रेलिया डे था। उस दिन बच्चों ने अपनी माँ से पूछा कि क्या वो फिर से ग्लेनिल बीच जा सकते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए पैदल चलना मुश्किल था। उन्होंने अपने घर से बीच तक 5 मिनट यानी 3 किलोमीटर की बस ट्रैवल की। उन्होंने सुबह 8:45 बजे बस पकड़ी और दोपहर 12 बजे वाली बस से लौटना था। दोपहर 12 बज गए, 2 बज गए, पर बच्चे नहीं लौटे। नैन्सी को चिंता होने लगी। जब जिम दोपहर 3 बजे के आसपास घर लौटा तो वे तुरंत भीड़ भरे बीच में बच्चों को ढूंढने के लिए चले गए। उन्होंने चारों ओर ढूंढा लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। उनका कुछ पता न चलने पर वे वापस घर लौट आए और दोनों मिलकर गलियों में और बच्चों के दोस्तों के घरों में पूछताछ की। शाम लगभग 5:30 बजे पुलिस के पास मिसिंग रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने तुरंत ग्लेनिल बीच और आसपास के इलाकों में इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इसके बाद तलाशी का दायरा सैंड हिल्स, समुंदर और आसपास के बिल्डिंग्स तक बढ़ाया गया। साथ ही एक्सीडेंट या किडनैपिंग की बेस्ड चलते एयरपोर्ट, रेल लाइंस और इंटरस्टेट रोड्स पर भी निगरानी रखी गई। 24 घंटे के अंदर पूरा देश को इस इंसिडेंट के बारे में पता चल गया था। मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही पुलिस को कई गवाह मिले जिन्होंने ब्यूमट बच्चों को ग्लेनिल बीच के पास एक लंबे, पतले चेहरे वाले लगभग 35 वर्ष के व्यक्ति के साथ देखा था। उस व्यक्ति का शरीर दुबला पतला था और उसने स्विमिंग ट्रंक पहन रखी थी। बच्चे उसके साथ खेल रहे थे और वो खुश दिख रहे थे। उस अननोन पर्सन ने एक गवाह से यह भी पूछा था कि क्या कोई बच्चों के सामान के पास गया था, क्योंकि उनके पैसे गायब थे। इसके बाद वो व्यक्ति कपड़े बदलने चला गया जबकि बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे और उसके बाद बच्चे उस व्यक्ति के साथ बीच से चले गए और एक गवाह ने दावा किया कि उसने बच्चों को उस आदमी के साथ जाते हुए देखा था। ब्यूमट कपल ने अपने बच्चों, स्पेशली सबसे बड़ी बेटी जेन को शर्मिला बताया। उनका किसी अजनबी के साथ इतने फ्रेंडली, कॉन्फिडेंटली और कंफर्टेबली से खेलना उसके कैरेक्टर से ऑपोजिट था। इन्वेस्टिगेटर्स ने अनुमान लगाया कि बच्चे शायद पिछली मुलाकातों के दौरान उस व्यक्ति से मिले होंगे, इसलिए उस अननोन पर्सन के साथ इतने कंफर्टेबल फील करते थे।
नैन्सी ने एक बात बताई कि एक दिन अन्ना ने कहा था कि जेन का बीच पर एक बॉयफ्रेंड है। इस बात को नैन्सी ने सोचा कि इसका मतलब एक खेलने वाला साथी है, तो वो इस बात को सीरियसली नहीं लेता। मोस्ले स्ट्रीट पर पास ही एक बेंजल बेकरी के एक दुकानदार ने बताया कि जेन ने 1 पाउंड के नोट से पेस्ट्री और मीट पाई खरीदी थी। दुकानदार बच्चों को पहले की मुलाकातों से अच्छी तरह जानता था और उसने बताया कि उन्होंने पहले कभी मीट पाई नहीं खरीदी थी और बच्चों की माँ ने उन्हें सिर्फ 6 शिलिंग और 6 पेंस दिए थे, जो उनके बस के किराए और लंच के लिए ही काफ़ी था। पुलिस की मानना है कि 1 पाउंड किसी और ने दी होगी। इंसिडेंट ने इंटरनेशनल अटेंशन को अपनी ओर खींचा। लगभग 2 साल बाद ब्यूमट पेरेंट्स को एक लेटर्स मिला, एक जेन द्वारा लिखा गया और दूसरा एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने कहा कि वो बच्चों की देखभाल कर रहा है। लेटर पर विक्टोरिया के डेंट नागे की पोस्टमार्क लगी थी। उस लेटर में भेजने वाला अननोन पर्सन ने कहा था कि वो बच्चों का गार्डियन है और उन्हें उनके माता पिता को वापस सौंपने के लिए तैयार है। लेटर में एक मीटिंग प्लेस का एड्रेस लिखा गया था। ब्यूमट कपल ने एक डिटेक्टिव को लेकर उस मीटिंग प्लेस पर गए, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। कुछ समय बाद और एक लेटर आया जो जेन की ओर से लिखा गया लगता था, जिसमें कहा गया था कि उस व्यक्ति को पता चल गया कि एक भैंस बदला हुआ जासूस मौजूद था और उसने बच्चों को अपने पास रखने का फैसला किया क्योंकि ब्यूमट कपल ने उसके भरोसे को धोखा दिया था। उसके बाद कोई और लेटर नहीं आया। 1992 में लेटर्स की नई फॉरेंसिक जांच से पता चला कि वो फर्जी था। तब फिंगरप्रिंट्स टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो चुका था और लिखने वाला की आइडेंटिटी एक 41 वर्ष की व्यक्ति के रूप में हुई, जो उस समय टीनेजर था और उसने मजाक के तौर पर लेटर्स लिखे थे। समय बीत जाने के कारण उस पर कोई ऑफेंस की चार्ज नहीं लगाया गया। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, इस केस ने कई सवाल खड़े किया और हर सवाल एक नई थ्योरी की तरफ ले गया। किडनैपिंग थ्योरी सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है। किडनैपिंग एक्सपर्ट्स मानते हैं उस अनजान आदमी ने पहले उनसे दोस्ती की, उन्हें कंफर्टेबल फील कराया, खाना खिलाया, पैसे दिए और फिर धीरे धीरे उन्हें अपने साथ ले गया। लेकिन अगर ये किडनैपिंग थी तो रैंसम कॉल क्यों नहीं आया? यही बात इस थ्योरी को अधूरा छोड़ देती है। सीरियल किलर थ्योरी ये थ्योरी सबसे डरावनी है। क्लाम बिहेवियर, कॉन्फिडेंस, ये सब एक एक्सपीरियंस्ड क्रिमिनल जैसा था। शायद उसने पहले भी ऐसे क्राइम्स किए होंगे, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला। नॉन पर्सन थ्योरी क्या वो आदमी कोई जान पहचान वाला था? क्योंकि एक छोटा बच्चा किसी अजनबी के साथ इतना आराम से नहीं जाएगा, तो क्या वो फैमिली का कोई अक्वेंटेंस था? अगर ऐसा है तो खतरा घर के बहुत करीब था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग थ्योरी कुछ लोगों का मानना है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकता है, लेकिन उस समय ऐसे ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे और इस थ्योरी का कोई प्रूफ भी नहीं मिला। कभी कभी किसी केस का सबसे डरावना हिस्सा ये नहीं होता कि उसमें क्या हुआ, बल्कि ये होता है कि हम आज तक नहीं जानते कि उसमें असल में हुआ क्या था। 3 बच्चे, एक पूरा दिन, कई गवाह और फिर भी ना कोई सच, ना कोई जवाब। सोचिए उन पेरेंट्स के बारे में जिन्होंने उस दिन अपने बच्चों को बस एक साधारण आउटिंग के लिए भेजा था। उन्हें क्या पता था कि उनको एक ऐसा इंतजार करना पड़ेगा जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उन बच्चों के साथ क्या हुआ, सवाल ये है कि हम सच के कितने करीब हैं। कुछ मिस्ट्री समय के साथ ख़त्म नहीं होते, वो बस और गहरे हो जाते हैं। आपके हिसाब से इन तीनों बच्चों के साथ क्या हुआ होगा? क्या वो आदमी ही जिम्मेदार था या इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी है? अगर आपको
मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके के और केसेस लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल केवल कहानी नहीं बल्कि सच के पीछे छिपा सन्नाटे को दिखाते हैं।